ये मैथिली शरण गुप्त जी का इकाई 2 का ये 3rd पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी काव्य जगत में क्या योगदान रहा है। भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय भावना। गुप्त जी ने अपनी कविताओं में भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जगाया है। उनकी रचनाओं ने जनता में देशभक्ति और आत्मसम्मान का भाव भरा है। लोकप्रियता और जन जागरण। उनकी कविताएं सरल, सहज और भावनात्मक थी। लोग उन्हें आसानी से समझ लेते थे। इस कारण वे लोकप्रिय कवि बने। ठीक है, उनकी भाषा ऐसी थी, सरल थी, सहज थी, लोगों को कनेक्ट कर पाती थी। ठीक है, उनकी कविताओं ने जनता को भी जागरूक किया, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध जगाया। ठीक है, तो ये सब उनकी लोकप्रियता के कारण थे। ठीक है, और उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई, देशभक्ति, आत्मसम्मान, ये सब उन्होंने जगाया। काव्य के मुख्य विषय उनके क्या क्या रहे थे? उनके जो भी काव्य थे उनके मुख्य विषय रहे थे इतिहास। उन्होंने इतिहास से रिलेट करके पहले की गलतियों को से सीखने के लिए बताया है। धर्म के बारे में बताया, संस्कृति, नीति, समाज सुधार के बारे में। राष्ट्रीय प्रेम उनके क्या रहे थे? मुख्य विषय रहे थे। उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों पर भी प्रहार किया। मतलब उन्होंने क्या किया? सामाजिक बुराइयों के बारे में भी बताया है। काव्य शैली और भाषा उनकी क्या थी? बहुत ही सरल, स्पष्ट, खड़ी बोली हिंदी उनकी रही थी। ठीक है, उन्होंने कठिन संस्कृतनिष्ठ भाषा से बचकर, मतलब कि उन्होंने उस टाइम की संस्कृतनिष्ठ भाषा को ना अपना कर जन भाषा में लेखन किया, जिससे कि लोग क्या कर सके? आसानी से समझ सके। अब ये तो सोचने की बात है कि हमारे कोई भी चीज़ लिखने का या पढ़ने का क्या मतलब बनता है। या हम किसी से बातें करते हैं, अगर हम उसकी बात ही ना समझ पाए, या आप इसको भी पढ़ेंगे और आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ का मेरा बनाने का और आपका देखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो बात ऐसी होनी चाहिए कि जो सामने वाले के समझ में आ सके। तो मैथिली शरण गुप्त जी अगर संस्कृति में लिखते, कठिन संस्कृति में, तो जब सामने वाले के समझ ही नहीं आ पाती तो उनके लेख का मतलब ही क्या रह जाता। तो उनकी जो लेखन की शैली थी वो क्या थी कि जनभाषा, वहाँ की जो भी जनभाषा समझ सके, खड़ी बोली हिंदी रही थी, सरल और स्पष्ट भाषा रही थी, जिससे कि लोग उसे आसानी से समझ सकें। उनकी कविता सजीव चित्रण और सरल शब्दों के कारण हृदय को प्रभावित करती है। जब उसे लोग समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे, तभी तो लोग उनको पसंद करेंगे या उनके काव्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इतिहास और चरित्र चित्रण। उन्होंने इतिहास और धार्मिक पात्रों को जीवंत किया। उन्होंने उदाहरण साकेत, उर्मिला, सीता, यशोधरा, त्यागमयी पत्नी, जयद्रथवध, भारत भारती, उनके काव्य में नारी चित्रण विशेष स्थान रखता है। कि उन्होंने क्या किया, मतलब कि अपने काव्यों के माध्यम से उन्होंने अलग अलग पात्रों को जीवंत किया, अलग अलग पात्रों के माध्यम से उन्होंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि उन्होंने यशोधरा, उर्मिला, साकेत में उर्मिला को त्याग, धैर्य, इन सब का बारे में बताया, सीता के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए नवजागरण में उनका क्या योगदान रहा था। गुप्त जी ने जनता को ये समझाया कि स्वतंत्रता के लिए क्या ज़रूरी है, तो त्याग ज़रूरी है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेम को कविता का मुख्य संदेश बनाया। उनकी कविताओं ने समाज सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को गति दी है। अब देखिए गुप्त जी ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई। ये देखिए, ये ना मैंने शॉर्ट समरी में लिख के दे दिया हर एक के बाद, कि आपको उसे एकदम अच्छे से समराइज कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप बाद में इस पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरा आप कनेक्ट कर पाएंगे। उन्होंने जनता में आदर, सम्मान, देशभक्ति और आत्मगौरव का भी भाव पैदा किया। उनकी रचनाओं में इतिहास, धर्म, नीति, समाज सुधार, राष्ट्रीय प्रेम झलकता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सरल भाषा और संवेदनशीलता। ठीक है, उन्होंने किसान, गरीब, दलित, स्त्री आदि की जीवन समस्याओं को भी उठाया। उनकी कविताएं समय के साथ साथ राष्ट्र की ज़रूरतों को भी क्या करती रही है? व्यक्त करती रही है। और देखिए संक्षेप बिंदु। ठीक है, हम पॉइंट में समझेंगे शॉर्ट में। भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय प्रेम के कवि थे। सरल भाषा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, इतिहास और धार्मिक पात्रों का सजीव चित्रण। प्रमुख काव्य भारत भारती, साकेत और यशोधरा रहे थे। उन्होंने उनके साकेत में उन्होंने स्त्री के बारे में बताया था, भारत भारती के बारे में हमने पढ़ा था। नारी चित्रण और समाज सुधार पर उन्होंने विशेष बल दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के प्रेरक कवि रहे थे। अब देखिए आगे निष्कर्ष। मैथिली शरण गुप्त का काव्य भारतीय समाज का दर्पण है। उनकी रचनाओं ने किसान, स्त्री, श्रमिक और सामान्य जनजीवन की समस्याओं को उजागर किया और साथ ही देशभक्ति, आत्मगौरव और स्वतंत्रता का संदेश दिया। वे साहित्य और समाज दोनों में समान रूप से पूज्य और प्रेरणा स्रोत है। इसमें क्या बता रहे हैं कि निष्कर्ष में हम कह सकते हैं एट द एंड कि उन्होंने सबके जीवन को दिखाया था कि किसान की उस समय पे क्या जीवन थी,
स्त्री का क्या जीवन था, श्रमिक लोगों का क्या था, सामान्य जनजीवन का क्या था। उन्होंने देशभक्ति, आत्मगौरव, स्वतंत्रता का भी संदेश दिया है। और उन्होंने मेनली क्या बताया, उनके काव्य भारतीय समाज का दर्पण है। मतलब कि उस समय भारतीय समाज में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, स्त्रियों की क्या दशा थी, किसानों की क्या दशा थी, उन सब का समाज का क्या है, दर्पण है। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों, आपने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य केवल साहित्य नहीं था, बल्कि वो राष्ट्र की आत्मा की आवाज़ था। ठीक है, मिनट। उनकी कविताओं ने हमें सिखाया कि देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म है, कि किसान और श्रमिक की राष्ट्रीय की रीढ़ है, और नारी केवल गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्रीय निर्माण की सशक्त धुरी है। इसलिए गुप्त जी को सही मायनों में राष्ट्रीय कवि कहा गया। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण साहित्यिक विषय आपके लिए लाते रहें। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त जी, ये कंप्लीट होता है। 3 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हुआ है, तो आप प्लीज़ तीनों पार्ट को देखिए। थैंक यू।